ओके बच्चा पार्टी वी विल गो विथ रिफ्रैक्शन एज ऑफ नाउ. आपका जो स्पेरिकल मिरर्स था, रिफ्लेक्शन वगैरह वी हैव डन. ठीक है, नाउ वी विल गो विथ रिफ्रैक्शन. ओके, सो व्हाट इज बेसिकली रिफ्रैक्शन? तो वी आर डन विथ मिरर फॉर्मूला. ठीक है, हमारा भाई साहब मिरर फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है. एग्जांपल्स ऑन मिरर फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी टेकन. नाउ विल टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, सो व्हाट इज बेसिकली रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम of different optical density is known as a refraction of light. ठीक है, तो अगर किसी लाइट रे का बेंडिंग हो रहा है when they pass from one medium to another medium, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज when they pass from one medium to another medium of different optical density, तो ऑप्टिकल डेंसिटी अगर अलग होगी तो आपका रिफ्रैक्शन होगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज: इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस इंटरफेस इज नोन एज द इंसिडेंट रे. ठीक है, refracted ray, the ray of light passing through a medium after refraction is known as the refracted ray. तो ये आपका ray of light है, after passing through the medium this will become the refracted ray. Angle of incidence, the angle that the incident ray makes with the normal, ठीक है, is known as the angle of incidence. The angle that the refracted ray makes with the normal is known as the angle of refraction. Angle of deviation क्या हो जाएगा भाई साहब? The angle formed between the directions of the refracted and the incident ray is known as the angle of deviation. ये हो जाएगा भाई साहब आपका angle of deviation. तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन. ये आपका जा रहा था रे, ये आपका ऐसे बेंड हो गया है, तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन? आपका ऐसे जा रहा था ना, दिस विल बी आई, और ये हो गया आपका आर, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? आई माइनस आर. आर वी गेटिंग दिस पीपल? दिस विल बी एंगल ऑफ डेविएशन. ओके, ऑप्टिकल डेंसिटी होती क्या है? इज अ प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. तो अगर आपका भाई साहब ऑप्टिकल डेंसिटी बेसिकली क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी हम कब कंसिडरेशन में लेते हैं? जब मीडियम आपका हो ट्रांसपेरेंट. ठीक है, विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू. सो व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, हाउ इट पासेस इज डिटरमिन्ड बाय द ऑप्टिकल डेंसिटी. उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भाई साहब कितना है? आगे सी थर्ड वाला सीधे ना. ठीक है, व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, द ऑप्टिकल डेंसिटी डिटरमिन्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को कौन डिटरमिन करता है? इसका ऑप्टिकल डेंसिटी. जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगा, वेलोसिटी उतना ही कम होगा. ठीक है, मोर इज द ऑप्टिकल डेंसिटी, द लेसर विल बी द वेलोसिटी. ऑप्टिकल डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. ठीक है, द एक्सटेंट टू विच एनी ऑप्टिकली डेंस मीडियम बेंड्स द ट्रांसमिटेड लाइट रे टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल is known as the optical density. In other words, when a ray of light passes from a transparent optical medium to another, it bends towards the normal or away from the normal with respect to its pass in the first medium. ठीक है, तो या तो भाई साहब ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा या तो नॉर्मल से बेंड आउटवर्ड करेगा. अगर भाई साहब डेंसर से रेयर मीडियम जा रहा है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल. ठीक है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल. और अगर भाई साहब रेयर से डेंसर मीडियम जा रहा है, so it will bend away from normal. Bend away from normal. ठीक है, okay. If the refracted ray bends towards the normal with respect to the incident ray, then the second medium is said to be optically denser. ठीक है, when compared to the first medium. If the refracted ray bends away from the normal with respect to the incident ray, then the second medium is said to be optically rarer. तो आपका भाई साहब जब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम में, तो ये क्या हो जाएगा? बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. और अगर भाई साहब आपका रेयर से डेंसर में जा रहा है, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल. ठीक है, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल. ठीक है, तो आपका ये रिफ्रैक्शन है. देखो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है. लेट्स से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हो गया भाई साहब आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इट बेंड्स, तो ये आपका डेंसर मीडियम, सॉरी ये आपका रेयर मीडियम है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, आपका भाई साहब ये हो गया डेंसर से रेयर. सो ये आपका लेट्स से ये डेंसर है और ये आपका रेयर मीडियम है, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, सो व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, so let's say this is basically air which is rarer medium and this is glass which is a denser medium. Light is traveling from a rarer to a denser medium, it bends towards the normal.
लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम, अगेन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अगर ग्लास भाई साहब डेंसर है और ये रेयर है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, सो यहां पे आपका क्या है भाई साहब, दिस इज बेसिकली लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अगेन यहां पे आपका रेयर टू डेंसर, अगेन यहां पे क्या दिख रहा है आपको, अवे। ठीक है, यहां पे आपका डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अ मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर इज नोन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है, while a medium in which light travels slower is known as an optically denser medium। तो जो मीडियम आपका डेंसर होगा उसमें लाइट आपका स्लोली ट्रैवल करेगा, और जो आपका रेयर होगा उसमें आपका, ठीक है, लाइट, कहां से पठानगिरी करके आ रहे हो भाई साहब तुम। ठीक है, अ मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर इज नोन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, एंड अ मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स स्लोअर इज नोन एज अ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, जैसा जैसा ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी स्पीड आपका स्लो होता जाएगा। ठीक है, द मोर इज द ऑप्टिकल डेंसिटी द लेसर विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम? ओके ओके ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ टू मीडिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है, दो रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ टू मीडिया। The refractive index of a medium is the ratio of the speed of the light in vacuum to the speed of the light in the medium। तो refractive index होगा क्या भाई साहब? अच्छा, एक चीज और, यहां पे refractive index of the second medium with respect to the first, ये हो जाएगा velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2। ये एक्चुअली refractive index है। अदरवाइज जब हम सिर्फ एक मीडियम का refractive index बोलते हैं तो हमने मीडियम 1 को बाय डिफॉल्ट एयर या वैक्यूम ले लिया है। ठीक है, जिसमें velocity of light क्या होगी, c, which is how much, 3 into 10 raised to 8 meter per second। ठीक है, समझ में आ रहा है? So if you are talking about the refractive index of a medium, अगर refractive index of a medium की बात कर रहे हैं, इसको म्यू लिखते हैं कहीं कहीं पे, इसको कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखते हैं, it's one and the same thing। This will be velocity of light in medium 1, which means velocity of light in air or vacuum, which is how much, c, that is 3 into 10 raised to 8 meter per second upon velocity of light in the medium। ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ओके। अगर आप बात कर रहे हैं दो मीडियम्स के बीच में, लेट्स से अगर यहां पे मीडियम 2 है और मीडियम 1 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब हम बोलेंगे इसको क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, अगर मैंने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.33, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट मीडियम इज बाय डिफॉल्ट एयर और वैक्यूम। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है ये, या वैक्यूम है, ये मतलब मानी हुई बात है, ये आपको विस्तारित रूप से बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट्स कंसिडर्ड। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, दिस इज द रेशियो। समझ में आ रहा है ये? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट विल बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, where c is the speed of light in vacuum and v is the speed of light in the medium, we can observe। अभी देखो ऑब्वियस सी बात है कि c तो आपका कांस्टेंट है, 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर मैं इसके कांस्टेंट के रिलेशनशिप को हटाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये कांस्टेंट है 1/v, तो मतलब आपका म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। v को आप बढ़ाएंगे तो म्यू कम होगा, v को आप कम करेंगे तो म्यू बढ़ेगा। ठीक है, thus v is inversely proportional to mu। So if v increases, mu decreases। v अगर बढ़ेगा तो mu आपका डिक्रीज हो जाएगा। This shows that higher the refractive index of a medium, the lesser is the speed of light in the medium। जितना ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उतना ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, उतना कम हो जाएगा। हाइयर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना हाइयर होगा, स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम हो जाएगा। और वैसे ही भाई साहब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा, स्पीड ऑफ लाइट उतना ही बढ़ जाएगा। This shows that v is inversely proportional to mu। So if v increases, mu decreases। This shows that the higher the refractive index of the medium, the lesser is the speed of light in that medium, and the lesser the refractive index of a medium, the higher is the speed of light in that medium। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है मतलब ये आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है ना कि वेलोसिटी पे। ठीक है, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो, इसीलिए भाई साहब ये यूनिट लेस भी होगा और डायमेंशन लेस भी होगा। आप किन रेशियोज को निकाल रहे हैं?
वेलोसिटी के रेशियोज को या स्पीड के रेशियोज को। सो ऑब्वियसली आपका भाई साहब यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम विल बी मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी मोर देन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ये क्यों होगा? देखो भाई साहब, जितना डेंसर होता जाएगा मीडियम, उतना भाई साहब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होती जाएगी इन मीडियम में। ठीक है, तो डेंसर मीडियम में क्या हो जाएगा, वही सी बाई आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम। ओके, और आपका रेयरर मीडियम है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। तो रेयरर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी, जिसके वजह से इसका मतलब डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो ये वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे भाई साहब क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपका डेंसर मीडियम है, जितना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा उतना वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होता जाएगा। तो अगर कम होता जाएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विल बी हायर, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना कम होगा उतना आपका म्यू का वैल्यू बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा उतना आपका म्यू का वैल्यू कम होता जाएगा। सो इज दिस अंडरस्टूड पीपल? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम मस्त सो कर आए हो भाई साहब, आंखें फूल गई हैं भाई साहब। ओके, अच्छा है, गुड। ओके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब लाइट भाई साहब आपका वैक्यूम या एयर से ट्रैवल कर रहा है टू एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम विच कैन बी बेसिकली एयर, वाटर, ग्लास, ऑयल, एनीथिंग। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इट इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब मीडियम वन, देखो इसको ऐसे समझ लो भाई साहब, आपने मीडियम वन को इसमें ले लिया है क्या, वैक्यूम, तो आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा उसको अपन बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको अपन बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, यहां पे मीडियम वन आपका बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, वैक्यूम। समझ में आ रहा है ये? द एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई साहब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। ये बाय डिफॉल्ट आपका क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इज द इंडिकेटर ऑफ इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ये आपके ऑप्टिकली डेंसिटी को दिखा रहा है। ठीक है, दिस मीन्स दैट अ मीडियम विद अ हायर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन एज अ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अभी हमने देखा भाई साहब, जितना ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा आपका भाई साहब ऑप्टिकल डेंसिटी भी होगी। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट उस मीडियम में कम हो गया है। ठीक है, द एब्सोल्यूट, दिस मीन्स दैट अ मीडियम विद हायर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, व्हाइल द मीडियम विद अ स्मॉलर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन एज अ ऑप्टिकली रेयर मीडियम। लेट अस कंसीडर अ पेयर ऑफ मीडियम्स, वैक्यूम एंड ग्लास, वेयर अ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू द ग्लास। तो आपका वैक्यूम से ग्लास में ट्रैवल हो रहा है। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय, ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये हो गया आपका C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, अभी आपका वैक्यूम का कितना हो गया भाई साहब, वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय डिफॉल्ट कितना होगा, 1। ठीक है, वैक्यूम में लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय डिफॉल्ट होगा 1। ठीक है, ओके, इन एयर इट्स 1.003, इन वाटर इट्स 1.3, ग्लास 1.5, डायमंड इट्स 2.4। ठीक है, आपको जो डायमंड की शाइनिंग प्रॉपर्टी दिखती है वो इसलिए है क्योंकि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है। मतलब हर एक सरफेस जो है डायमंड का वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह वगैरह हम चीजों को देखेंगे कि कभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल आपका, ओके, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा भाई साहब, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड करता है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो वी विल सी ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, सो वी नो दैट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो म्यू से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या अपन बोल सकते हैं म्यू की वैल्यू वेलोसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा कोई ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा उतनी कम वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी उस मीडियम में। ठीक है, तो अगर भाई साहब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मतलब द मोर इज द डेंसिटी ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम द लेसर विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि सबसे लीस्ट स्पीड ऑफ लाइट किसमें हो जाएगी, इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, और इसमें लगभग सेम। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड will be lesser than velocity of light in glass, will be lesser than velocity of light in water, will be lesser than velocity of light in air, and this will be approximately equal to this because
1.003 एंड 1 आर ऑलमोस्ट इक्वल। क्या ये समझ में आ रहा है? तो मोटे मोटे तौर पे आपको ये समझना है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। Higher the velocity, lesser will be the refractive index and rarer will be the medium. Lesser the refractive index, more will be the velocity and rarer will be the optical medium. ठीक है, तो इस तरह से अपन भाई साहब velocities को correlate करते हैं. When light travels from medium 1 to medium 2, then the refractive index of the second medium with respect to the first medium is known as relative refractive index. इसको अपन ऐसे लिखते हैं, या देखो मेरे हिसाब से तो भाई साहब ये 2-1 काफी कंफ्यूजिंग होता है, तो ऐसे लिख लो, इस 1 को इधर ना लिखकर इधर लिख सकते हो आप। ठीक है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। कहीं कहीं पे बुक्स में आपका ऐसा लिखा रहता है, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, तो इसको अगर इधर लिख लोगे तो ऑब्वियसली आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 को अपन अगर लिखते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, दिस विल बी μ1, है कि नहीं? μ1 क्या हो जाएगा? c अपॉन v1, और μ2 क्या हो जाएगा भाई साहब? c अपॉन v2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अभी मुझे अगर v1 बाई v2 चाहिए तो क्या करूं मैं? μ2 बाई μ1 अगर मैं निकालता हूं तो कितना हो जाएगा बोलो? c बाई v2 अपॉन c बाई v1। ये कैंसिल कितना आ जाएगा बोलो? v1 बाई v2, है कि नहीं? तो मैं यहां पे v1 बाई v2 को क्या लिख सकता हूं भाई साहब? μ2 बाई μ1। ठीक है, अभी यहां पे देखो ध्यान से, ये सब भूल जाओ, ये तो हमने डिराइव किया। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 कितना मिला है आपको? μ2 बाई μ1, तो ये हो जाएगा आपका μ2 बाई μ1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सो वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट, the refractive index of second medium with respect to first is definitely velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2, which can be written as refractive index of second medium upon refractive index of first medium. This refractive index is nothing but absolute refractive index. Okay, this is absolute refractive index. Okay, consider a ray of light traveling from medium 1 with a refractive index μ1 to medium 2 with a refractive index μ2. The refractive index of the second medium with respect to the first medium is given by this. ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? हम पीपल हम समझ में आता? ओके ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया? दिस विल बी μ21 μ2 बाई μ1 v1 बाई v2। ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, अभी आप देखो यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एनी मीडियम में अगर हम देखेंगे c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। भाई लैम्डा क्या होता है आपका? वेवलेंथ मीटर। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकेंड। अगर याद भी नहीं रहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, c दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज गिवन बाय फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ठीक है, वेयर v एंड लैम्डा डिपेंड अपॉन द मीडियम। तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि व्हेन लाइट और एनी वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, फ्रीक्वेंसी उसकी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो आपका v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब? v1 का वैल्यू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा 1, लेट्स से वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, v2 की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा 2 दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, ओके, तो अभी आपने देखा भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? μ2 बाई μ1। इसको अपन v1 बाई v2 भी लिख सकते हैं, ये रेशियो था भाई साहब। v1 के जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब? फ्रीक्वेंसी अपॉन लैम्डा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी अपॉन लैम्डा 2। कैंसिल तो ये हो गया लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। फिर से refractive index of second medium with respect to first will be equal to refractive index of second medium upon refractive index of first medium। यहां पे कंपैरिजन किससे है? आपके वैक्यूम से है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आएंगे। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 व्हिच कैन बी रिटन एज लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। ठीक है, ये सब आपके कोरिलेशन होते जा रहे हैं। ठीक है, सो आप यहां पे लिख सकते हो भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट
will be equal to refractive index of second medium upon refractive index of first medium. That will be velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2. That will be frequency into lambda 1 upon frequency into lambda 2. frequency आपकी change नहीं होगी, ठीक है. frequency is independent of the medium. frequency of light is independent of the medium. it is not going to change, ठीक है. but it is dependent on the source. ये source पे depend करेगा. तो जो लाइट आपका सोर्स है उस पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी. अलग अलग लाइट सोर्सेज दे विल एमिट अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लाइट, ठीक है. तो आपका भाई साहब यहां पे हो गया v1 by v2 विच विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 by लैम्डा 2. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर भाई साहब आपका μ2 का वैल्यू μ1 से ज्यादा है, μ2 का वैल्यू μ1 से ज्यादा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है. इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम मतलब इसकी वैल्यू भाई साहब कम होगी, देन द इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है. तो रे ऑफ लाइट जब भी आपके भाई साहब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो हमने पहले भी देखा इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ठीक है. इफ μ1 इज ग्रेटर देन μ2, तो मतलब आपका लाइट कहां से कहां जा रहा है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है. म्यू डिपेंड्स अपॉन, म्यू किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए. नेचर ऑफ द मीडियम ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन. तो आपका नेचर ऑफ द मीडियम ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये वाला मीडियम है, ये लेट्स से मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, तो आपका ये मीडियम 1 पे डिपेंड करेगा, तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ द मीडियम ऑफ इंसिडेंस, ठीक है. मतलब μ1 तो इधर से ही आएगी ना, ठीक है. और यहां पे हो रहा है रिफ्रैक्शन, तो नेचर ऑफ द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया μ2. क्या आपका भाई साहब म्यू इस पे डिपेंड करेगा, तो नेचर ऑफ द मीडियम ऑफ इंसिडेंस, एयर, वैक्यूम, व्हाटएवर इट इज, एंड मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन, वाटर, ग्लास, ऑयल, व्हाटएवर इट इज, ठीक है. कलर ऑफ लाइट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट और द वेवलेंथ ऑफ लाइट. अभी अभी हमने देखा कि भाई साहब μ2, तो अभी हमने देखा भाई साहब μ2 सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू v1 by v2 is equal to μ2 by μ1 is equal to lambda 1 by lambda 2. तो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा इज व्हाट, वेवलेंथ ऑफ लाइट. और वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है तो अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग होते हैं, ठीक है. वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम. जैसे आप किसी प्रिज्म पे जब व्हाइट लाइट फेंकते हैं तो वो स्प्लिट अप हो जाता है, क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने प्रिज्म पे फेंका तो वो एक ग्लास मीडियम हो गया, और ग्लास मीडियम में वेवलेंथ अलग अलग हो जाएंगे, इसीलिए वो स्प्लिटिंग इफेक्ट आता है, ठीक है. आर बी क्लियर. म्यू डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसको लिख लीजिए, ये अपन बाद में पढ़ेंगे एकदम. म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. देखो सिंपल तरीके से अगर आप देखोगे, अब आप पूछोगे ये कैसे भाई साहब, किस बात की बात कर रहे हैं हम, म्यू की बात कर रहे हैं, तो किस बात की बात कर रहे हैं, व्हाट इज म्यू, व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग, म्यू इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट. मैं अगर बोलूं भाई साहब 2 kg, तो तुम बोल रहे हो भाई साहब 2 kg, ऐसा बोल रहे हो ना. व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग, अरे भाई साहब कोई चीज है जो 2 kg की है, तो तुम क्या बोलोगे, 2 और kg, वाह, ऐसा वही बोल रहे हो तुम. मैं बोल रहा हूं तुमको म्यू क्या है, तुम बोल रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग, किस चीज को ये हाँ नहीं, ये किस चीज को दिखा रहा है, व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग, हाँ वेट, वेट को दिखा रहा है या मास को दिखा रहा है. फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मास ही बोलेंगे हम भाई साहब, वेट नहीं बोल सकते, हमारा जुर्म हो जाएगा. ओके, तो आपका भाई साहब ये 2 kg का मास है, क्लियर है. तो ये मास किसी चीज का मास को रिप्रेजेंट कर रहा है. वैसे ही अगर मैं आपको बोल रहा हूं किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ नहीं नहीं, अरे भाई साहब अभी तो आपने पढ़ा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम. So mu is basically a representation of optical density, ठीक है. ये optical density को दर्शाता है. Mu is a representation, refractive index of a medium is a representation of its optical density. अभी बहुत कॉमन टर्म है आपका कि अगर आप किसी चीज की डेंसिटी की बात कर रहे हो, अगर किसी चीज को आप हीट करते हो, when you basically happen to heat something, what will happen? Its volume will increase. अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी कम होएगा ही भाई साहब. अगर डेंसिटी कम होगा तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाएगा, यस, क्योंकि आपका भाई साहब ऑप्टिकल डेंसिटी जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा, ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम भाई साहब, ठीक है. तो यहाँ पे आपका अगर आप किसी चीज को हीट कर रहे हो
तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी विल ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड, ठीक है। तो वही चीज लिखा है यहाँ पे, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज बेसिकली अ मेजर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम decreases with increase in temperature. So if you happen to increase the temperature of the medium, ठीक है, it will decrease, ये आपका decrease हो जाएगा. Are we clear on this one people? ठीक है. Okay, emergence ray. अभी the ray of light which comes out of a medium is known as the emergent ray. अभी जैसे समझो यहाँ पे आपका ग्लास रखा हुआ है, ये इंसिडेंट रे है. The light ray is basically traveling from an optically rarer medium to a denser medium. So what will happen? It will bend towards the normal. It is going to bend towards the normal. But again here what is happening? Light ray is traveling from a denser medium to a rarer medium. So it bends away from the normal. But if you happen to look at this, ये भाई साहब क्या हो जाएगा? दोनों भी नॉर्मल है और ये R बराबर हो जाएगा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से. तो इस R की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी? E, विच इज नथिंग बट I. ठीक है, ये I का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है R, जो स्नेल्स लॉ से कनेक्टेड है. वी ऑल आर अवेयर ऑफ व्हाट स्नेल्स लॉ इज, हमने पढ़ रखा है. स्नेल्स लॉ इज साइन I बाई साइन R. सो फॉर एनी गिवन टू पेयर ऑफ मीडिया द इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टिंग एंगल्स आर गोइंग टू बी द सेम. तो यहां पे भाई साहब एयर और ग्लास है, यहां पे भी भाई साहब ग्लास और एयर है, तो आपका रिफ्रैक्टिंग और इंसिडेंट एंगल सेम होंगे. यहां पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, तो यहां पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस R होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन I हो जाएगा. यहां पे E हमने भले ही लिख के रखा है, लेकिन इट इज नथिंग बट I. ठीक है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस से ये रे ऑफ लाइट आया है उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस से ये निकलेगा. हैव यू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन योर लैब्स? ठीक है, आपका ग्लास स्लैब होता है, एक रे ऑफ लाइट में दो पिन्स आप लगाते हो और इधर से आप देखते हो तो दो पिन्स लगाओगे, तो आपको मिलेगा कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये सेम रहेगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एक्चुअली इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस भाई साहब आपके सेम हो जाएंगे. ठीक है, ओके. सो द एंगल दैट अ रे कमिंग आउट, the angle that a ray coming out from a medium makes with the normal is known as the angle of emergence and is denoted by E. For example, a glass slab with parallel slides will have shown the angle of emergence. Case of no bending of light. No bending of light कब होगा? जब आपका रे नॉर्मल हो. ठीक है, नॉर्मल हो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका जीरो हो जाए. तो अभी आपने पढ़ रखा है भाई साहब स्नेल्स लॉ है, साइन I बाई साइन R, है ना. तो अगर आपका भाई साहब म्यू होता है ये, तो साइन I की वैल्यू अगर देखो भाई, अगर नॉर्मल रे है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कितना एंगल बनाएगा? जीरो. तो ये हो जाएगा साइन जीरो, क्योंकि इसके साथ प्रोपोर्शनैलिटी होगी तो ये भी आपका साइन जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो दिस विल बी बेसिकली आपका रिफ्रैक्शन एंगल भी जीरो हो जाएगा. ठीक है. केस ऑफ नो बेंडिंग ऑफ लाइट, व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस नॉर्मली एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स. दो मीडियम के इंटरफेस पे गिर रहा है, यहाँ पे ग्लास और एयर है या वाटर या एयर है, व्हाटएवर. ठीक है, सो दो मीडियम के इंटरफेस पे अगर कोई नॉर्मल रे गिर रहा है, नॉर्मल रे गिर रहा है, इसका दूसरा मीनिंग क्या होगा? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो. इट पासेस इन अ स्ट्रेट लाइन एंड डज नॉट बेंड. इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ अ पेयर ऑफ मीडियम्स आर द सेम, देन द लाइट रिफ्रैक्ट्स टू देम विदाउट एनी डेविएशन. ठीक है भाई, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस सेम होंगे मतलब आपने मीडियम को ही नहीं चेंज किया है, तो क्यों ही बेंड होगा वो. ठीक है, यहां पे वही बोल रहे हैं, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ अ पेयर ऑफ मीडियम्स, आपने यहां पे एयर रखा और यहां पे भी एयर रखा है, तो वो क्यों ही बेंड होगा वैसे. ठीक है, मीडियम में कोई चेंज नहीं है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो नो बेंडिंग ऑफ लाइट होगा. ठीक है, इट विल पास थ्रू. तो कभी आपके रे में कोई बेंडिंग नहीं होगा. देयर आर टू सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ मीडियम 1 टू अ मीडियम 2, व्हेन विल यू ऑब्जर्व नो डेविएशन और नो रिफ्रैक्शन? व्हेन द लाइट रे इज नॉर्मल, ठीक है, at the interface of the two mediums it is normal, or we can say that the angle of incidence is zero, or when medium 1 and medium 2 are the same, जब medium 1 और medium 2 आपके same. ठीक है, clear है? Are we clear on this one? The frequency of light wave in a material is 2 into 10 raised to 14 hertz and its wavelength is 5000 Armstrong. What is the refractive index of the material? चलिए फटाफट करना है भाई साहब. गहना एंड अनुष्का, आई वॉन्ट दिस टू बी डन. चलिए चलिए चलिए, जल्दी जल्दी फटाफट.
डन डन डन। भाई साहब कितना हो जाएगा ना फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, फ्रीक्वेंसी को अलग अलग साइन से हम इंडिकेट करते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है, एंड इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ भाई साहब कितना है इसका 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻−10, ठीक है, मीटर, ठीक है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या गया ना, जल्दी जल्दी जल्दी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अनुष्का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट, आई देखो देखो, आई सृष्टि कुमारी, হ্যাঁ চলছে না না আমি আপনাকে পরে কল করছি, আমি কাজে আছি, আমি এখন কল করছি। হ্যাঁ हो गया भाई साहब, देखो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, अरे बोलो हो, अभी तो पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी, अपनी v बोल सकते हैं हम यहाँ पे, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, भाई साहब अभी तो पढ़ा, v की वैल्यू होती है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ये c की वैल्यू कितनी हो गई 3 इंटू 10⁻8, आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम फालतू सा सवाल है ये, एकदम फालतू सा सवाल, कोई डेरिवेशन नहीं, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन नहीं, कुछ नहीं भाई साहब, सिंपल सिर्फ फॉर्मूला में बैठाना है 3 इंटू 10, और यहाँ पे आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 5000 इंटू 10⁻−10 इंटू फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको, देखो फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 2 इंटू 10⁻14, 10⁻14 मतलब पर सेकेंड होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा भाई साहब, ठीक है। ये हो गया आपका कितना, देखो ये हो गया मीटर, मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड, ऊपर वाला भी आपका मीटर पर सेकेंड है। हालांकि ये सब आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट लेटिंग यू नो कि वी हैव जस्ट सीन दैट म्यू इज बेसिकली अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दिस इज हाउ इट बिकम्स यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ओके। सो आपका कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 3 इंटू 10⁻8, 5 इंटू 2 हो गया भाई साहब आपका 10, ठीक है, 10 और यहाँ पे आपका भाई साहब 3 है, 3 और 10 ये माइनस, ये हो गया 7, 14 माइनस 7, तो ये हो गया आपका 7, 7 माइनस 1 दैट इज हो गया आपका 6, तो 5 इंटू 10⁻6, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस, 5 इंटू 2 10, एक मिनट, 14 क्या 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 बोल रही हो, ये 3 था ना, ये 3 उड़ा दिया, तो 10 का -7 हो गया 10, 7 हुआ, 8 हो जाएगा, ओके, दिस विल बी 8, ठीक है, ओके। सो आपका ये दोनों वैसा कैंसिल हो गया, 3 और 5, तो ये हो गया आपका 0.6, हाँ 5 2 10 हो गया ना, सॉरी, तो ये 5 इंटू 2 हो गया आपका 10, 10 का एक जीरो हमने अगर इधर इस्तेमाल कर लिया तो 7, 7 प्लस 1 8 हो गया, तो ये हो गया 1, है ना, तो आपका कितना आ गया भाई साहब 3, सो 3 वुड बी दी आंसर, ठीक है, दिस वुड बी आंसर, क्लियर है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो, ओके। अ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस मच is incident on an air glass interface if the refractive index of the glass is 1.5, then find the wavelength of the light in the glass। चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, जल्दी जल्दी, क्विक क्विक, तो एक ग्रीन लाइट है जिसका वेवलेंथ कितना है भाई साहब, आपका वेवलेंथ इज 5460, तो वेवलेंथ इज 5460 एंगस्ट्रॉम, सो दिस इज हाउ मच 5460 इंटू 10⁻−10 मीटर, ठीक है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास कितना है भाई साहब आपका 1.5, देन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द ग्लास, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये पूछा है आपको, ठीक है। ये वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर है भाई साहब, ठीक है, ये आपका जो वेवलेंथ दिया हुआ है ये बेसिकली एयर का वेवलेंथ है, ठीक है, क्लियर है। अभी अभी हमने देखा कि भाई साहब लैम्डा ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर हम करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, जिसको अपन सी भी लिख सकते हैं, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास ऐसा लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम यहां पे करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा 1 दैट इज लैम्डा एयर अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इन ग्लास, ये दोनों भाई साहब आपके कैंसिल हो जाएंगे, वैसे भी हम लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 3 इंटू 10⁻8,
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, अच्छा यहां पे आपका है 1.5, ठीक है, और ये हो गया आपका कितना भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हो जाएगा आपका लैम्डा इन ए। लैम्डा इन ए भाई साहब कितना है 5460, ये हमको नहीं मालूम लैम्डा इन ग्लास, तो इस रेशियो को उठा लेते हैं भाई साहब, ठीक है। तो लैम्डा इन ग्लास विल बी इक्वल टू 5460 एंगस्ट्रॉम में है अपॉन भाई साहब 1.5, ठीक है। सो इसको अगर हम करते हैं यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा, 15 3 45 45 96, 15 6 90 और ये बचा 60, 15 4 60 और ये 0, 3640 एंगस्ट्रॉम आता है, ठीक है। लैम्डा इन ग्लास विल बी 3640 एंगस्ट्रॉम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, सिंपल से सवाल है ये, ओके। 3640 एंगस्ट्रॉम, ओके। द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड लाई इन द सेम प्लेन, तो ये आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गए जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, ऑल ऑफ देम लाई इन द सेम प्लेन, ये सब के सब भाई साहब आपके सेम प्लेन में लाई करेंगे। सेम प्लेन में लाई करने का मतलब ये होता है कि अगर इंसिडेंट रे ऐसे आया है तो बराबर उसी प्लेन में ये जाएगा, ना कि इस तरफ चितर बितर नहीं हो जाएगा, ठीक है। इट विल मूव इन द सेम प्लेन, मतलब अगर आप एक शीट रखते हैं तो बराबर उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। सो at the point of incidence, the incident ray, the normal and the refracted ray are all in the same plane. The incident ray, normal and the refracted ray lie in the same plane at the point of incidence. According to this law, for a given pair of media, the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant known as the refractive index of the second medium with respect to the first, ठीक है। तो आपका ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कैसा है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोल रहा है कि भाई साहब अगर दो मीडियम आपके कांस्टेंट हैं तो साइन आई बाई साइन आर ये आपका कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, दिस विल बी इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर एंड दिस इज गोइंग टू रिमेन एज कांस्टेंट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, अगर एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, ठीक है, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, ओके। साइन आई बाई साइन आर ये कांस्टेंट ही होगा, आप हर बार आई की वैल्यू चेंज करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका आर का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। अगर आपने I1 से I2 कर दिया तो R1 से R2 हो जाएगा, अगर आपने I1 से I3 कर दिया तो R1 से R3 हो जाएगा, बट दिस विल कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। दिस रेशियो विल बी कांस्टेंट, साइन I1 बाई साइन R1 दिस रेशियो, साइन I2 बाई साइन R2 दिस रेशियो, साइन I3 बाई साइन R3 दिस रेशियो, ऑल ऑफ देम विल रिमेन अ कांस्टेंट। सो इन जनरल हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, हमने देखा भाई साहब म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन म्यू ऑफ फर्स्ट मीडियम होता है, ठीक है, जिसको अपन साइन आई बाई साइन आर भी बोल सकते हैं, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर बोल सकते हैं। तो अगर हमने इस रेशियो को उठाया तो म्यू टू इंटू साइन आर विल बी इक्वल टू म्यू वन इंटू साइन आई, ठीक है। तो अपन यहाँ पे अगर बोले कि म्यू इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, म्यू, क्योंकि देखो म्यू की वैल्यू साइन थीटा से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल रिमेन एज कांस्टेंट। साइन आर, म्यू टू मतलब आपका सेकंड मीडियम में आपका क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, तो सेकंड मीडियम में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल टू फर्स्ट मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो ये हुआ है ना भाई साहब, लेट्स से दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, ये हो गया आपका लेट्स से आई और ये हो गया आपका आर, तो यहां पे आपका म्यू वन और ये हो गया आपका म्यू टू, तो ये हो गया आपका म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ठीक है, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ठीक है, ओके। तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, देखो म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा। देखो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि म्यू और साइन थीटा का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे म्यू वन बोला, म्यू वन, और यहां पे आपका साइन आई, देखो म्यू वन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम और एंगल इन फर्स्ट मीडियम क्या है, आई है, ठीक है। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल इन द फर्स्ट मीडियम विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल इन द सेकंड मीडियम, जो रिफ्रैक्टिव एंगल है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं म्यू इंटू साइन थीटा विल बी कांस्टेंट, मतलब म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थीटा हो गया मीडियम का एंगल, ठीक है, चाहे वो इंसिडेंट का एंगल हो या रिफ्रैक्शन का एंगल हो। तो म्यू इंटू साइन थीटा विल बी कांस्टेंट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है।
फॉर पैराक्सियल रेस आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, जो पैराक्सियल रेज होते हैं आई और आर आपके बहुत स्मॉल होते हैं। फॉर स्मॉल एंगल्स साइन आई की जैसे हम वैल्यू लेते हैं आई एंड साइन आर की वैल्यू आर ले लेते हैं, तो आपका यहाँ पे आई बाई आर होगा, लेकिन ध्यान रहे ये आई बाई आर आपका रेडियंस में होगा, ठीक है। तो μ2 by μ1 is equal to sin I by sin R which can be written as I by R, ठीक है। However this will be in radians, ठीक है, ये I और R आपको रेडियंस में लेना पड़ेगा, ठीक है, ओके। Now let us consider a ray of light falling on an air glass interface at a point A. The ray passes through the glass and goes back into the air from point B. From Snell's law at a point A, we get A air into sin I U glass into sin R. From Snell's law at a point B, we get air glass into sin R is equal to air into sin A. देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो आपको क्या बोला गया कि म्यू और साइन ऑफ द एंगल इज कांस्टेंट, तो म्यू एयर इंटू साइन ऑफ एंगल आई विल बी इक्वल टू म्यू ग्लास इंटू साइन ऑफ एंगल आर। अभी इस पॉइंट पे आते हैं, म्यू ग्लास इंटू साइन ऑफ एंगल आर विल बी इक्वल टू म्यू एयर इंटू साइन ऑफ एंगल ई। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो म्यू ऑफ एयर इंटू साइन आर, ये पहले पॉइंट पे हो गया ए पॉइंट के लिए, ठीक है। फ्रॉम स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, म्यू ऑफ ग्लास इंटू साइन ऑफ एंगल आर will be equal to mu of air into sine of angle of emergence. Are we clear on this one people? ठीक है। So from equations 1 and 2 अगर आप देखते हो भाई साहब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये तो दोनों के बराबर है ना, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ये दोनों कैंसिल होकर साइन आई और साइन ई बराबर हो जाएंगे। अगर साइन आई और साइन ई बराबर होते हैं तो आई की वैल्यू ई के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा फिनोमिना हो रहा है कि पहले इंटरफेस में मीडियम 1 और मीडियम 2 है और दूसरे इंटरफेस में मीडियम 2 और 1 है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ ये आपका इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ रिफ्रैक्टिव मीडियम इज रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल है मतलब ये सिर्फ रिफ्रैक्शन के लिए नहीं, ये सारी चीजों के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए भी वैलिड होता है, ठीक है। जिस पथ वो आया है उसी पथ वो वापस जाएगा। अगर आपने उस रेस को ऐसे तो समझ लो अगर ये रे पे ये आया था, तो अगर यहां से हम इस रे को इमर्ज कराएं तो ये वापस उसी, तो समझ लीजिए इस ग्लास के अंदर आपने एक मिरर फिट करके रखा है, तो जिस रे से ये आया था, तो मिरर में भाई साहब ये नॉर्मली यहाँ पे लेट्स से ये नॉर्मल हो रहा है, तो नॉर्मल में अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है किसी प्लेन मिरर में, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एट द सेम एंगल, तो आपका भाई साहब यहाँ पे आर होगा तो ये आई होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ रिफ्रैक्टिव मीडियम इज रिवर्सिबल, ठीक है। व्हेन अ लाइट रे passes from medium 1 to medium 2 along the path of the refracted ray, if a mirror is placed such that the ray falls normally on it, then the light ray retraces its path. This phenomena is known as the reversibility of light ray, ठीक है। तो refractive index of second medium with respect to first will be second medium upon first. After the reflection of the ray, the relative refractive index will be how much? mu1 by mu2, है कि नहीं। रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ द रे, द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी आप क्या बोलेंगे भाई साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, mu1 by mu2, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कितना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड हो जाएगा mu1 by mu2। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से कोई भी एंगल या कोई भी रे चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। आपका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुआ है लेकिन सेम जिस पथ वो आया है उसी पाथ में वो वापस गया है। मतलब जो आपके एंगल्स बन रहे थे यहां पे, वही आपके एंगल्स यहां पे भी बन रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब कि ये दोनों एक दूसरे के भाई साहब क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल्स, ठीक है। तो वी कैन से दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द सेकंड, और वाइसा वर्सा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द सेकंड विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, इज जस्ट अ रिफ्रेशर, ठीक है। आपके 9th या 10th में अलग अलग बोर्ड्स में ये कवर हो चुके हैं, ठीक है। Okay, now let us consider three different mediums with different refractive indices mu1, mu2 and mu3. The light ray passes through the mediums as shown. तो from Snell's law again, Snell's law को अप्लाई हम बड़े कन्वीनियंट तरीके से कर सकते हैं अगर हम म्यू और साइन थीटा करते रहे, ठीक है। तो देखो पहले मीडियम में आते हैं,
तो पहले मीडियम में एंगल कितना है, θ1, और पहले मीडियम का भाई साहब म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1, तो म्यू1 इंटू साइन θ1 विल बी इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन θ2। फिर अगेन यहां पे क्या है, म्यू2 इंटू साइन θ2 विल बी इक्वल टू म्यू3 इंटू साइन θ3। अगेन म्यू3 इंटू साइन θ3 विल बी इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन θ1। ये सब तमाम आप करेंगे तो आपको आ क्या जाएगा भाई साहब, अगर हम सबको देखो यहां पे, अगर हम म्यू1 साइन θ1 इज इक्वल टू म्यू2 साइन θ2, ठीक है, ऐसा ही भाई साहब इज इक्वल टू म्यू3 इंटू साइन θ3, ऐसा ही, तो ऑब्वियसली बात है भाई साहब ये θ1 यहां पे θ1 ही आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अभी देखो म्यू21 कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट, म्यू32 कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इसके साथ कैंसिल, ये वाला इसके साथ कैंसिल, ये वाला इसके साथ कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1। Thus प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ऑल थ्री पेयर्स ऑफ मीडियम्स बिकम्स 1। तो तीनों पेयर के मीडियम्स का प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करेंगे, 3 क्या 10 भी करेंगे तो भी 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, 1 का 2 से, तो आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 1 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 2 से, और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो 1 होगा यहाँ पे। अगर 3 मीडियम्स रख दिए तो वही हिसाब बनेगा आपका, ठीक है। n नंबर ऑफ मीडियम्स रख देंगे और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टिल यू विल गेट 1 ओनली, ठीक है, यही आएगा क्योंकि रेसिप्रोकल है भाई साहब, ठीक है। आर वी एबल टू कोरिलेट टू दिस, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ऑल थ्री पेयर्स ऑफ मीडियम्स बिकम्स 1। ओके, तो हमने भाई साहब देखो रिफ्रैक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया लिया हुआ है यहाँ पे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड स्नेल्स लॉ। अभी हम बात करेंगे रियल एंड एपरेंट डेप्थ की। रियल और एपरेंट डेप्थ बेसिकली होता क्या है, जब आप किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे, आप समझ लो एक बाल्टी में अपना हाथ रखते हैं तो वो आपका हाथ टूटा हुआ दिखता है, ठीक है। टूटा हुआ क्यों दिखता है, क्योंकि आपका हाथ जिस हाइट पे है उससे हायर हाइट पे दिखता है। अगर आपने किसी कॉइन को रखा होगा तो वो कॉइन भी एट अ हायर हाइट दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका एपरेंट डेप्थ। सो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू सी समथिंग इन द वाटर, इट विल, और एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट विल ऑलवेज बी एट अ हायर हाइट देन व्हाट इट इज, ठीक है। अपने हाइट से वो ऊपर होगा, ठीक है। और इस फिनोमिना को हम रे ऑप्टिक्स से समझेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रियल हाइट एंड एपरेंट हाइट। जैसे आपने किसी कॉइन को रखा है, इस कॉइन को आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कॉइन बेसिकली क्या होगा भाई साहब, यहां से आपके रेज निकलेंगे और ये बेंड होंगे। व्हाई? बिकॉज रेज ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम हैपन टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो अगर ये ऐसे आ रहे हैं तो यहां पे जाकर कन्वर्ज होंगे ये, ठीक है। सो दैट इज द रीजन व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू व्यू एनीथिंग इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन इट विल ऑलवेज सीम टू बी एट अ हायर हाइट देन व्हाट इट इज, ठीक है। So consider a beaker filled with water and a coin is placed at the bottom of the beaker. When an observers, इसीलिए देखिए स्विमिंग पूल्स में ना हाइट्स लिखे हुए होते हैं, स्पेशली दो स्विमिंग पूल्स विच आर डीप, क्योंकि आप ऊपर से उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको ऊपर से जो हाइट दिखेगी वो कम होगी, हो सकता है वो 10 मीटर डीप हो, तो इसीलिए स्विमिंग पूल्स में ये मैंडेटरी है कि आप हाइट्स को साइड में लिख के रखें, ठीक है, सो दैट पब्लिक इज अवेयर एज टू व्हाट हाइट इट इज। Otherwise, just by looking at it, you will be deceived and it will be seeming to be at a higher height than it is. Okay? So maybe a person who doesn't know swimming, if he happens to jump on a higher level, then it will be a risk for his life. Okay? So consider a beaker filled with water and a coin is placed at the bottom of the beaker. When an observer sees the coin from outside, the coin appears to be slightly up and its original position in the diagram. The depth where the coin appears to the observer from the interface is known as the apparent depth. तो इस डेप्थ को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो ये फॉल्स डेप्थ है, एपरेंट मतलब जो दिखता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली फॉल्स डेप्थ, दिस इज द रियल डेप्थ। सो देयर इज अ सर्टेन डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड द एपरेंट डेप्थ, and this difference is being caused by the phenomena of refraction, because here in this case what is happening is light rays are traveling from denser to rarer medium and hence the object is deceived and appears to be at a higher height, ठीक है। So this is called real depth. तो let us consider a coin. अभी आप देखो अगर ये coin है, ठीक है, so what will happen, अगर आप यहां से इसको व्यू करोगे तो आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा एकदम, अगर नॉर्मली आप व्यू करोगे, बिकॉज यहां पे कोई डेविएशन नहीं होगा। So whatever is the real depth, the same will be the apparent depth. So there will be no difference in real and apparent depth. The moment you tilt yourself, what will happen is that there will be a certain angle of incidence. ये आपका angle of incidence है, and light here is traveling from denser to rarer medium. So light when travels from denser to rarer medium will bend away from the normal.
तो लेट्स से दिस हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ2 and this has a refractive index of μ1. So when it is traveling from this to this, so this will be I और this will be R. तो आप यहां पे भाई साहब क्या लिख सकते हैं? Let us consider a coin placed in a denser medium of refractive index μ2 and the observer in a rarer medium of refractive index μ1. The object is at a distance u from the interface of the medium. तो ये ऑब्जेक्ट जो है भाई साहब at a distance u है इंटरफेस ऑफ द मीडियम. ये इंटरफेस ऑफ द मीडियम है. लेट्स से ये u मतलब हो गया इसका रियल डेप्थ. ठीक है, अभी ध्यान से देखो, ये ऐसे गया और ऐसे बेंड हुआ. अभी अगर मैं इसको आगे खींचूं तो ये यहां पे कहीं पे आ रहा है, तो यहां पे इमेज बन रहा है भाई साहब इसका. दिस इज द प्लेस ऑफ इट्स इमेज. तो अगर इमेज डिस्टेंस को हम v मानते हैं तो ऑब्वियसली ये वाला क्या हो जाएगा? एपरेंट डेप्थ हो जाएगा और ये आपका रियल डेप्थ हो जाएगा. ठीक है, ओके. सो लेट अस टेक टू रेज कमिंग फ्रॉम द कॉइन. द फर्स्ट रे इज नॉर्मल टू द इंटरफेस एंड रिफ्रैक्ट्स अलोंग द नॉर्मल. द सेकंड रे इज एट एन एंगल I to the normal. At the point of incidence on the interface, it gets refracted away from the normal by an angle R and reaches the observer. On retracing the refracted ray, retrace क्यों कर रहे हैं? या ना retrace क्यों कर रहे हैं इसको? अनुष्का, retrace क्यों कर रहे हैं और किस प्रिंसिपल से retrace कर रहे हैं? लाइफ में रिपीट टेलीकास्ट के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं भाई साहब. जो निकल गया उसमें अगर आप अटेंशन नहीं दे पा रहे और मेरे को आपकी शक्लों से दिख रहा है आप लीस्ट बॉदर्ड और इंटरेस्टेड है यहाँ पे. एंड आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस सागा इज गोइंग टू कंटिन्यू. आई ऑनेस्टली डोंट नो. और किस तरह से आपका इंटरेस्ट जगा है जब मुझे नहीं मालूम. यहाँ बैठ के मैं मुजरा तो कर नहीं सकता भाई साहब, और ना ही भाई साहब आपको गीत गाकर सुना सकता हूं. जो है वही है. मैंने अभी अभी आपसे शेयर किया, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मतलब अगर आप लाइट को एक पाथ से ट्रेस कर रहे हैं तो उल्टे पाथ में भी आप उसी रास्ते आएंगे, भटकेंगे नहीं. ठीक है, भटक आप रहे, लाइट नहीं भटकता. ठीक है, तो यहां पे आपका अगर लाइट रे का ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो अगर इस पाथ में आप बैक आएंगे तो यही रे मिलेगा आपको. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर ऑन रीट्रेसिंग द रिफ्रैक्टेड रे. तो अगर हम रिफ्रैक्टेड रे को रीट्रेस करते हैं, चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो चाहे रिफ्रैक्टेड रे हो, लाइट की जो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है प्रॉपर्टी वो एप्लीकेबल होगी. ठीक है, ओके. ऑन रिट्रेसिंग द रिफ्लेक्टेड रे बैकवर्ड्स, बोथ द रिफ्रैक्टेड रेज मीट ईच अदर एट अ पॉइंट अबव द ऑब्जेक्ट एंड इट इज एट इट्स पॉइंट इन द इमेज इज फॉर्म. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द इंटरफेस इज v. तो समझ लीजिए भाई साहब ये डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द इंटरफेस इज v. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, प्रयास होना चाहिए यार. अगर प्रयास ही आप नहीं करेंगे, आपके गिव अप फेसेस दिखते हैं मुझे. अरे यार नहीं होने वाला. यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्राई चल रहा है, मशक्कत चल रही है, रेसलिंग चल रही है. ठीक है यार, या तो निकलेंगे या तो लटक जाएंगे, कुछ तो होगा. ठीक है, लेकिन इधर तो पूरा गिव अप फेस दिख रहा है मेरे को. सारे एक्सप्रेशंस गिव अप वाले हैं और मैं ये समझ में नहीं पा रहा हूं कि कब 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 आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे, कब आप मोड में आएंगे. आई डोंट नो ऑनेस्टली. टाइम इज रनिंग आउट. आपने हिसाब लगाया कितने चैप्टर्स आपके यहाँ पे हो गए और कितना नॉलेज आपका हुआ है, कितने लेवल के सवाल आप क्रैक कर सकते हैं. प्लीज डू इट. इट्स हाई टाइम. टाइम इज रनिंग आउट. कोशिश नहीं है, इस बात का मुझे दुख है. नहीं समझ पा रहे हैं वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन कोशिश ही नहीं है यार. ओके, आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा ऑन. तो हमने स्नेल्स लॉ को अगर अप्लाई किया तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि भाई साहब एक मीडियम में जो एंगल बनता है उसका साइन और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कांस्टेंट रहेगा. म्यू इनटू साइन थीटा विल बी कांस्टेंट. दूसरे मीडियम में जो भी एंगल बनेगा, चाहे वो रिफ्रैक्शन का बने चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस बने, साइन ऑफ दैट एंगल इनटू म्यू दैट विल बी कांस्टेंट. ठीक है, तो म्यू साइन थीटा भाई साहब आपका कांस्टेंट होगा. तो इसका मतलब म्यू टू साइन आई विल बी इक्वल टू म्यू वन साइन आर. ठीक है, म्यू टू साइन आई विल बी इक्वल टू म्यू टू साइन आई विल बी इक्वल टू म्यू वन साइन आर. ठीक है, एज द रेज आर वेरी क्लोज टू द नॉर्मल दे आर पैराक्सियल टू इट. अभी पैराक्सियल मतलब क्या होता है? अगर आपके बहुत क्लोज है नॉर्मल के, इफ द रेज आर वेरी क्लोज टू द नॉर्मल, ठीक है, तो दे आर पैराक्सियल टू इट. ठीक है, तो पैराक्सियल मतलब क्या हो जाएगा? आपका जो थीटा होगा, साइन थीटा टैन थीटा, ये थीटा के बराबर हो जाएगा. ठीक है, दैट इज व्हाट वी मीन. तो आपका ये हो गया भाई साहब. अगर हमने यहाँ पे देखा साइन आई की वैल्यू आई के बराबर, दैट इज टैन आई साइन आर की वैल्यू. ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे इसका मतलब क्या है? साइन आई की वैल्यू आई के बराबर और आई की वैल्यू टैन आई के बराबर. तो इस साइन आई की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? टैन आई. ठीक है,
इस साइन आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब, tan r, ठीक है। फ्रॉम द फिगर आपका भाई साहब tan i की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan i। अब देखो यहाँ पे tan i की वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan i। इस tan i को अगर आप देखोगे, दिस tan i, ये वाला अपॉन दिस, है कि नहीं, ये वाला जो भी डिस्टेंस है आपका, ठीक है, दिस डिस्टेंस, ये tan i है ना, देखो ये वाला ट्राइंगल देखो, तो दिस डिस्टेंस अपॉन आपका रियल डेप्थ, दैट इज u। समझ में आ रहा है ये। और tan r कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल, tan r मतलब ये वाला डिस्टेंस अपॉन दिस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। देखो म्यू की वैल्यू क्या हो गई, साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि आई और आर बहुत छोटे एंगल्स हैं, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू tan आई अपॉन tan आर। मुद्दा समझ में आ रहा है भाई साहब, एनी कंफ्यूजन, नो, ओके। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस विल मेक एन एंगल आर, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, साइन आई बाई साइन आर। अभी यहाँ पे म्यू की वैल्यू मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ठीक है। तो साइन आई, tan आई बाई tan आर। अभी tan आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, tan आई की वैल्यू हो जाएगी, लेट्स से इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। तो x अपॉन u हो गया, और ये भाई साहब क्या हो जाएगा, x अपॉन v, कैंसिल हम, तो ये हो गया v बाई u। तो ये हो गया आपका v मतलब क्या हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ, और ये हो गया आपका रियल डेप्थ, ठीक है, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस बनम, ओके। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो, तो ऑब्जेक्ट, सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग यहां पे आपका म्यू 2 इंटू टैन आई इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू टैन आर। टैन आई की वैल्यू हो गई x बाई यू, टैन आर की वैल्यू हो गई x बाई वी। x मतलब ये वाला डिस्टेंस, देखो कुछ भी मान लो इसको, x बाई जो भी मानना है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो x बाई यू, okay, so now when x, u and v are the separation between the two normals, the real depth, तो आपका mu2 into tan i, तो आपका x by u is equal to mu1 into x by v, ठीक है। तो अगर अपन mu2 by mu1 करते हैं, ठीक है, this will be equal to क्या, u by v मतलब रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, mu2 by v1, ओके। तो अभी देखो यहां पे आप अगर स्नेल्स लॉ को लगा रहे हैं, तो म्यू इंटू साइन थीटा, ये आपका भाई साहब कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। चलिए वापस आते हैं इसमें, ठीक है। तो म्यू इंटू साइन थीटा कांस्टेंट है। अभी म्यू इंटू साइन थीटा कांस्टेंट है, मतलब यहां पे देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू 2, ठीक है। तो लेट्स से अगर हम स्नेल्स लॉ को लगाते हैं, स्नेल्स लॉ का एग्जैक्ट वर्जन ही यही है, म्यू इंटू साइन थीटा विल बी कांस्टेंट, म्यू इंटू साइन थीटा विल बी कांस्टेंट, मतलब म्यू 1 साइन थीटा 1 will be equal to mu 2 sin theta 2 will be equal to mu 3 sin theta 3, ठीक है। अभी हमने समझ लो इसको, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाया, लेट्स से ये वाला डिस्टेंस जो है आपका नॉर्मल जो है वो है x, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो स्नेल्स लॉ क्या बोल रहा है भाई साहब, म्यू साइन थीटा कांस्टेंट है। अभी हम इस मीडियम पे आते हैं, कौन से मीडियम पे, सेकंड वाले मीडियम पे, ठीक है। तो सेकंड वाले मीडियम पे म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू 2, और यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का है भाई साहब आई है कि नहीं, दिस इज, देखो यहां से ऐसे आया, ये नॉर्मल है और ये आपका आई हो गया, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन आई लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, अभी हम जा रहे हैं सेकंड मीडियम पे, सेकंड मीडियम आपका हो गया म्यू 1, ठीक है, और उसमें भाई साहब आपका एंगल क्या है, आर, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन आर। अभी पैराक्सियल रेज है, मतलब आप मान सकते हो कि आपका आई और आर का वैल्यू बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन आई की वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली आई, और जब बहुत छोटे वैल्यूज होते हैं तो tan i की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली आई हो जाती है। तो हम अपन बोल सकते हैं यहाँ पे sin i की वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू i इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan i, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब sin r की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r, दैट विल बी इक्वल टू tan r। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। तो म्यू 2 इंटू साइन आई, तो म्यू 2 इंटू साइन आई की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या अपन tan i लिख सकते हैं। देखो हम यहाँ पे sin i से tan i में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ये तो हम जानते हैं रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए हम tan i में ट्रांजिशन कर रहे हैं, ठीक है। tan i में हमारे लिए ये दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, तो आर सम विल बिकम अ लिटिल इजियर। तो अभी sin i किसके बराबर भाई साहब, tan i के बराबर। देखो हमने यहाँ पे प्रूव क्या करना है, अजम्पशन किया यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू म्यू 1 इंटू tan r, ठीक है, ओके। अभी म्यू 2 इंटू tan i बोलो कितना हो जाएगा, x बाई
ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ठीक है, तो दिस विल बी x बाई u, ठीक है, μ1 इंटू tan r की वैल्यू बताओ भाई साहब, यहां पे ये r है, ये वाला आपका r होगा, ठीक है, ये वाला r कैसे हो जाएगा पहले वो देख लो, ठीक है, देखो यहां पे आपके दोनों पैरेलल रेज हैं और ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये वाले एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये वाला I कैसे हुआ, देखो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, देखो Z बन रहा है, ये वाला अगर I है तो ये वाला भी I हो जाएगा, ठीक है, ये वाला देखो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये ऑब्वियसली पैरेलल रेज हो गए, और ये आपका ट्रांसवर्सल, अगर हमने इसको पीछे खींच दिया है तो ट्रांसवर्सल भाई साहब इसके साथ और इसके साथ पैरेलल रेज के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से ये सेम हो जाएगा, ठीक है, सो दैट्स हाउ वी आर गेटिंग R एंड दैट्स हाउ वी आर गेटिंग I। tan R की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, x अपॉन v, ठीक है, ये x और ये x भाई साहब कैंसिल हो गया, तो μ2 बाई μ1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये μ2 है, इस μ1 को नीचे लेकर आओ तो इधर क्या हो जाएगा u बाई v, तो μ2 बाई μ1 विच इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, अगर ये भाई साहब सेकंड मीडियम ग्लास है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है, तो अगर आपको एपरेंट डेप्थ नहीं मालूम है तो आप निकाल सकते हैं रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है, ऑब्जेक्ट मीडियम ऑब्जर्वर्स मीडियम, ठीक है, तो आपका रियल डेप्थ हमेशा एपरेंट डेप्थ से ग्रेटर होगा, तो ये तभी होगा जब आपका ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम 2 इज मोर देन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम 1, ठीक है, मतलब क्या है, देखो यहाँ पे μ2 μ1 हम ऐसा लिखते हैं ना, μ2 बाई μ1 दिस विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, तो हमेशा भाई साहब जब डेंसिटी इसकी ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपका रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ से ज्यादा होगा, दिस रेशियो विल बी मोर देन 1, ठीक है, दिस रेशियो हैज टू बी मोर देन 1, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से 1.3 है, तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि अगर मैंने किसी कॉइन को 1.3 पे रखा है, लेट्स से किसी कॉइन को, सीधा आप बोल सकते हो कि किसी कॉइन को अगर 1.3 मीटर डीप पे रखा है तो वो आपको कहां पे दिखेगा, 1 मीटर डीप पे दिखेगा, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है, इफ आई हैव केप्ट अ कॉइन एट अ डेप्थ ऑफ 1.3 the apparent depth that will be shown for the coin will be at 1 meter, ठीक है, ये सिंपल चीजें हैं भाई साहब, ठीक है, रियल डेप्थ आपका apparent depth से, by the apparent depth of the fish as find the apparent depth of the fish as seen by the bird, apparent depth भाई साहब एक फिश है जो 24 सेंटीमीटर नीचे है और वो बर्ड है जो 36 सेंटीमीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर है, म्यू ऑफ एयर इज 1, what is the apparent depth of the fish as seen by the bird, साहिल मुनकर बताइए ना जरा कैसे करेंगे इसको, म्यू ऑफ वाटर इज 4/3, हो गया डन। देखो एपरेंट डेप्थ कहां से निकालोगे, 36 प्लस 24 का किसका निकालोगे, अरे रियल डेप्थ तुम्हारा कितना होगा, भाई देखो वही तुम्हें पूछ रहा हूं, क्या रियल डेप्थ तुम्हारा 36 प्लस 24 होगा, नहीं सिर्फ 24 होगा, रियल डेप्थ तुम्हारा ये नहीं, दोनों मीडियम अलग है ना भाई साहब, तुम यहां से देख रहे हो इसको तो तुम्हारा रियल डेप्थ इसको ही कंसिडरेशन मिलेगा, ये वाला 24 है, ठीक है, तो तुम्हारा रियल डेप्थ कितना हो गया भाई साहब, रियल डेप्थ विल बी इक्वल टू 24, अभी इसका तुमको एपरेंट डेप्थ निकालना है, ठीक है, तो आपने देखा भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, दिस इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ दैट इज इक्वल टू 24/v, ठीक है, तो आप भाई साहब यहाँ पे 4v इज इक्वल टू 3 इंटू 24, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 3 इंटू 24/4, 4 6 24, 3 6 हो गया 18, तो आपका एपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एपरेंट डेप्थ,
दैट इज 18। तो अभी भाई साहब आपका जो देखो, जब तक मीडियम चेंज नहीं हुआ है तब तक आपका रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ नहीं लगने वाला, तब तक तो वही का वही रहेगा। तो कम से कम सरफेस ऑफ वाटर तक आपके इस चिड़िया की जो आंखें हैं वो 36 मीटर ही देखी, 36 सेंटीमीटर ही देखेंगी, वहां पे चेंज हुआ, ठीक है। सो आपका टोटल डेप्थ व्हाट विल बी सीन एज 36 प्लस ये जो एपरेंट डेप्थ है जो आपने निकाला 18, ये कितना हो जाएगा 8 + 6 14 54, ठीक है। दिस विल बी दी एपरेंट डेप्थ। क्या ये समझ में आ रहा है? यहां पे तो मीडियम चेंज ही नहीं हुआ है ना यहां तक, तो आप यहां पे कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंडा यूज करेंगे नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंडा तभी यूज होगा जब आपका मीडियम चेंज हो रहा हो, और वहीं पे आपका रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट आएगा। इसके लिए ही सिर्फ आप एपरेंट डेप्थ निकालेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। सो प्लीज बी श्योर अबाउट दिस, ठीक है। तो आपका भाई साहब 18 सेंटीमीटर ये हो गया, तो दिस विल बी 54 सेंटीमीटर। दैट्स हाउ यू विल कैलकुलेट दिस। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? Okay, okay, okay. Now, when the object is in a rarer medium and the observer is in a denser medium, तो ऑब्जर्वर अगर भाई साहब आपका डेंसर मीडियम में, अभी तक तो आप यहां से इसको देखने की कोशिश कर रहे थे, अभी आप यहां से इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑब्जर्वर इज इन द डेंसर मीडियम एंड इज ट्राइंग टू व्यू एन ऑब्जेक्ट विच इज इन द रेयर मीडियम। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो आप लेट्स से भाई साहब यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये रे ऑफ लाइट आया, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस रे ऑफ लाइट को अगर मैं आगे लेकर जाऊं तो यहां पे होगा, तो इसका मतलब ऑब्जर्वर को इट विल बी अपीयरिंग एट अ हायर हाइट देन द नॉर्मल। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे यहां पे ऑब्जर्वर को एट अ हायर हाइट ऑब्जर्व हो रहा था, यहां पे आपका V बढ़ जाएगा, V आपका बढ़ जाएगा। देखो सिंपल सी चीज है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या हुआ? रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद सेकंड क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? दिस विल बी, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब अगर ये आपका 1 से ज्यादा है तो ये आपका 1 से लेस होगा, और अगर ये 1 से लेस होगा तो आपकी V की वैल्यू U से ज्यादा हो जाएगी। यहां पे इसका मतलब क्या है? अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज 1 से ज्यादा, तो मतलब U इज ग्रेटर देन V, और अगर ये होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड विल बी लेसर देन 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? U विल बी लेसर देन V। समझ में आ रहा है? तो किसी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में अगर आप किसी ऑप्टिकली रेयर मीडियम में हैं और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट मतलब आपका जो रियल डेप्थ होगा और एपरेंट डेप्थ, उसमें क्या कोरिलेशनशिप बनेगा? योर रियल डेप्थ विल बी मोर देन योर एपरेंट डेप्थ, ठीक है। व्हेन यू आर ट्राइंग टू व्यू एन ऑब्जेक्ट इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड यू आर योरसेल्फ इन एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम, and the reverse happen when you are yourself in an optically denser medium and you're trying to view an object in an optically rarer medium। क्या ये समझ में आ रहा है? और ये सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन से प्रूव होता है। सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट U by V, और अगर भाई साहब सेकंड मीडियम आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, देखो ये है क्या, देखो इसको ऐसे समझो, ये आपका सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो ये होगा क्या? μ2 by μ1, ये होगा भाई साहब आपका रियल डेप्थ U by V, इसको अपन बोल सकते हैं रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है। अगर आपका ये ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है तो अपन बोल सकते हैं ना μ2 इज ग्रेटर देन μ1, या अपन बोल सकते हैं ये जो रेशियो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का U इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपका क्या हो जाएगा? U विल बी ग्रेटर देन V, विच मीन्स दैट रियल डेप्थ विल बी ग्रेटर देन एपरेंट डेप्थ। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर आपका यहां पे ऐसा होता है कि नाउ लेट्स से ये 1 और 2 है, या आप मान लेते, चलिए यहां पे आपका दूसरा सिचुएशन दिया हुआ है, यहां पे ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, ये मतलब ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा तो ये μ2 by μ1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी क्योंकि इसकी वैल्यू इससे कम होगी। अगर ऐसा होगा तो अगेन रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ अगर हम देखते हैं इट इज लेस देन 1, तो आपका रियल डेप्थ क्या हो जाएगा? एपरेंट डेप्थ से लेस हो जाएगा। रियल डेप्थ विल बी लेसर देन एपरेंट डेप्थ, हाउएवर रेशियो इज द सेम। बहुत मुस्कुरा रहे हो तुम, ठीक है। हाउएवर रेशियो इज द सेम, ठीक है। वही सेम चीजें यहां पे अप्लाई होंगी, ठीक है। इट विल बी द सेम थिंग, μ2 by μ1 will be equal to real depth by apparent depth, but in this case real depth will be lesser than the apparent depth, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फाइंड द apparent height of the bird as seen by the fish। तो इसके पहले वाले एग्जांपल में आपने बर्ड होकर फिश को देखने की कोशिश की है, अभी फिश होकर बर्ड को देखना है। तो फिश होकर बर्ड को देखना है तो इसका मतलब आपको ये वाला हाइट फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको कौन सा सेकंड मीडियम में ये वाला देखना पड़ेगा, तो आपको कौन सा आपका रियल डेप्थ होगा?
रियल डेप्थ विल बी दिस मच, ये आपका रियल डेप्थ हो जाएगा, ठीक है। इन दिस केस दिस विल बी ये, इसको आप कांस्टेंट रखेंगे तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सॉरी अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आपका वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, है कि नहीं, नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। μ2 1 होता है μ2 बाई μ1 ना, तो यहां पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एंड दिस विल बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो रियल डेप्थ आपका यहां पे कितना है भाई साहब 36, यही मानकर चलें, ठीक है। तो रियल डेप्थ आपका भाई साहब यहां पे है 36, एपरेंट डेप्थ इट्स नॉट नोन टू यू। अभी इसमें आते हैं, म्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है भाई साहब, एंड म्यू ऑफ वाटर इज हाउ मच 4/3, तो ये ऊपर जाएगा भाई साहब, तो दिस विल बी 36 बाई एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू 3/4, तो एपरेंट डेप्थ इंटू 3 इज इक्वल टू 36 इंटू 4, सो एपरेंट डेप्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 36 इंटू 4/3, 3 12 ये हो गया आपका 48, ये हो गया भाई साहब उधर मतलब और ऊपर चला गया ये 48 प्लस 24, तो आपका 48 प्लस 24 दिस विल बी 8 प्लस 4 12, 4 प्लस 1 5 6 7 72 हो जाएगा आपका डिस्टेंस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। तो ये और ऊपर चला गया, तो ऑप्शन सी इज द 72 सेंटीमीटर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस, ओके ओके ओके। सो रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ द टू डिफरेंट मीडियम्स, इंटरफेस से ही आप मेजर करेंगे, ना कि यहां से चालू हो जाएंगे। तो जैसे ही इंटरफेस आया उसके बाद ही आप रियल डेप्थ को मेजर करेंगे या एपरेंट डेप्थ को मेजर करेंगे, ठीक है। ऑलवेज टेक द ऑब्जेक्ट्स मीडियम μ2 एंड द ऑब्जर्वर्स मीडियम एज μ1, ठीक है, ओके। सो जैसे अगर आप देखोगे यहां पे रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ फॉर मल्टीपल इमिसिबल लिक्विड्स, व्हाट डू यू मीन बाय इमिसिबल लिक्विड्स, जो भाई साहब एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर 3 इमिसिबल लिक्विड्स placed on top of each other as shown in the diagram. The apparent depth in this case is the sum of the apparent depth in each of the miscible liquids. तो आप समझो भाई साहब यहां पे μ1 क्या हो जाएगा, μ1 will be equal to real depth upon apparent depth, ठीक है। μ1 हो गया भाई साहब आपका d1 upon apparent depth of d1, ठीक है, ओके। तो apparent depth of 1 कितना हो जाएगा d1 by μ1, ओके। apparent depth for liquid 2 ये क्या हो जाएगा भाई साहब d2 by μ2, एपरेंट डेप्थ फॉर लिक्विड 3 इज गिवन बाय d3 by μ3, ऐसा होता जाएगा, ठीक है। तो टोटल एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ फॉर 1 प्लस एपरेंट डेप्थ ऑफ 2 प्लस एपरेंट डेप्थ ऑफ 3, तो d by μ1, d1 by μ1, d2 by μ2 एंड d3 by μ3। लेट अस कंसीडर यहाँ पे 3 इमिसिबल लिक्विड्स हैं जो एक साथ मिक्स नहीं हो रहे हैं। द एपरेंट डेप्थ इन ईच केस इज द सम ऑफ द एपरेंट डेप्थ इन ईच ऑफ द इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो ये आपके हर एक के एपरेंट डेप्थ को हम ऐड करेंगे, तो एपरेंट डेप्थ हो जाएगा d1 by μ1, d2 by μ2 एंड d3 by μ3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए, एन एयर बबल इन अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, नियर नॉर्मल इंसिडेंस इज 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम वन सरफेस एंड 3 सेंटीमीटर डीप फ्रॉम द ऑपोजिट फेस, द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज। चलिए भाई साहब फटाक से एयर बबल देखा आपने, वो ये पेपर वेट्स देखे हैं, पेपर वेट्स में कभी कभी ऐसे ग्लास होता है उसमें डिजाइन होते हैं, देखो एयर बबल्स होते हैं, तो उस एयर बबल की बात हो रही है। इन अ ग्लास स्लैब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, नियर नॉर्मल इंसिडेंस इज 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम वन सरफेस एंड 3 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम द ऑपोजिट फेस, द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इज।
डन डन डन, टाइम पास चालू है भाई साहब। ओके, सो लेट्स से दिस इज बेसिकली अ ग्लास स्लैब, ठीक है। यहां पे आपका लेट्स से बबल है, और ठीक है, एयर बबल इज प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम, तो ये आपका रियल डिस्टेंस है। दिस एयर बबल इज प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम वन ऑफ द फेस, एंड ऑब्वियसली अगर थिकनेस पूरे ग्लास का t है जो दिया हुआ है आपको, देखो जो चीजें दी हुई हैं उसी में आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। An air bubble in a glass slab of refractive index 1.5 is 5 centimeter deep when viewed from one surface and 3 centimeter deep from the opposite. The thickness of the slab. तो हमने यहाँ पे मान लिया है कि thickness of the slab is t. तो obviously अगर ये air bubble at a distance x है यहाँ से, तो इससे कितने distance पे होगा? t minus x पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैंने आपको मना किया था ना, नोटबुक मत यूज कीजिए, तो why are you using it? Everything you want in your own terms, right? When I ask you to note down, you will not. When I'm doing the problem here, then you will not pay attention. So if you have to do everything on your own, you might as well stay back at home. Help me understand this, na? A very complex behavioral pattern which I am not able to understand. मैंने आपको बोला था नोटबुक बंद कीजिए, I don't want this. बंद कीजिए। When I asked you to note down, then you said no, हमारे स्टिकी नोट्स हैं, ये हुए पता नहीं क्या क्या। अभी आप क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं इसको? बंद कीजिए ना, shut it down once and for all. Don't bring your bag, don't bring your notebooks, nothing. Everything is mental out here, so might as well keep it that way. हाँ, बंद कीजिए, मैं चाहता हूं आप बंद करो उसको। I am suspending the class as of now. People are waiting. Can this be shut down right now? एटीट्यूड घर पे दिखाइएगा, मुझे मत। यहां पे आपका कितना हो गया भाई साहब? x, ये कितना हो गया आपका? t माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द एयर बबल ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर 1, तो आपका क्या हो जाएगा? u ग्लास अपॉन u एयर, दैट इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अभी आपका देखो यहां पे म्यू ऑफ ग्लास कितना है? 1.5 अपॉन 1, ठीक है। रियल डेप्थ आपका कितना है? x, और यहां पे एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा भाई साहब? x अपॉन 5। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, देखो इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम। यहां पे रियल डेप्थ कितना है आपका? x, और यहां पे आपका ये वाला कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 5, ठीक है। तो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ आपका हो गया x, इस सरफेस की बात कर रहे हैं, ये वाला भूल जाओ अभी फिलहाल, ठीक है। तो रियल डेप्थ आपका कितना हो गया भाई साहब? x अपॉन 5, दैट विल बी म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ एयर, ठीक है। म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ एयर, तो ये 1.5 अपॉन 1, दिस विल बी x। तो x की वैल्यू भाई साहब कितनी आ गई यहाँ पे? 7.5, ठीक है। x की वैल्यू आ गई आपकी 7.5, ठीक है। तो आपका अगर हम यहां पे देखते हैं डिस्टेंस ऑफ द एयर बबल एज ऑब्जर्व्ड बाय 2, 1.5 अपॉन 1, ये हो गया t माइनस एक्स। देखो आपका x निकल आया है। अभी आपका दूसरा अननोन क्वांटिटी क्या है? थिकनेस, ठीक है। तो t माइनस एक्स हो गया, ये 1.5 बाई 1, t माइनस एक्स बाई 3, तो 1.5 t माइनस 7.5 बाई 3, दैट विल बी हाउ मच? t इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ frequency n and wavelength lambda traveling with a velocity v in air enters a glass slab of a certain refractive index. The frequency, wavelength and the velocity of light in the glass slab will be, क्या हो जाएगा भाई साहब? इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए और होमवर्क में करके लाइएगा ये सवाल।